कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। अजी शुभकामना तो दे दीजिए 15 अगस्त की। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बिल्कुल। 15 अगस्त की। इस दिन हम लोग विशेष रूप से इस दिन को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों, ये आज़ादी हम लोगों को मिली थी हमारे विकास के लिए, और ये विकास तभी संभव है झुमकी बहन जब हमारे किसानों का विकास होगा, उनकी खेती का विकास होगा, खेतों में हरियाली आएगी, तब हम सब के जीवन में खुशहाली आएगी। बिल्कुल सही कहा। और ये शुभकामना हमारी पूरी टीम के साथ आपको हम देते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां आपको और भी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। गेंदा फूल की संख्या में बढ़ोतरी के लिए करें ब्लीचिंग। ओयस्टर मशरूम के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद फ्लोरिडा। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोहरदगा जिला के दूध उत्पादकों या पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक पशुपालक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से अनुशंसा करवाकर जिला गव्य विकास कार्यालय लोहरदगा में जमा कर सकते हैं। चयनित पशुपालकों को कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। इस वर्ष कमजोर मानसून को देखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं उत्पादन का लक्ष्य कम रखा है। वर्ष 2013-14 में 95.85 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2014-15 में 94.75 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। जो किसान गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फूल प्राप्त करने के लिए 2 बार प्लीचिंग करें। पहला प्लीचिंग 30 से 35 दिन बाद और दूसरा 50 से 60 दिन बाद करें। राज्य के जो किसान गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि पौधे की लंबाई जितनी अधिक होगी शाखाएं उतनी ही कम होंगी। शाखाएं कम होंगी तो फूलों की संख्या भी कम होगी। फूलों की संख्या अधिक हो इसके लिए जरूरी है शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो। गेंदा के फूल में महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि ब्रांचेज कम आते हैं, इसलिए अगर ब्रांचेज को बढ़ाना है, हमारा पौधा को छोटा रखना है, तो उसके लिए हम लोग पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग पौधे के अग्रभाग का 2 से 3 सेंटीमीटर काट कर हम लोग 2 टाइम पिंचिंग करते हैं। पहला पौधा लगाने के बाद 30 से 35 दिन के अंतराल पे और दूसरा 50 से 60 दिन के अंतराल पे। तो हमारा ब्रांचेज कम निकलेंगे और ब्रांचेज कम निकलने के चलते फूल कम लगेगा, उससे उपज हमारा कम मिलेगा। राज्य के किसान मशरूम की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ओयस्टर मशरूम किसानों को अच्छी कीमत दिला सकता है। ओयस्टर मशरूम के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। ओयस्टर मशरूम की जो झारखंड के लिए जो संस्तुत प्रजातियां हैं उसमें है ओयस्टर सजर काजू, जिसको प्लोरटस सजर काजू बोलते हैं, S2 S3, इसको आप लगाएं। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो प्लोरटस फ्लोरिडा, जो कि फ्लोरिडा के नाम से जो बहुत ही
फ्लोरिडा ओएस्टर जो कि बहुत ही पॉपुलर मशरूम है, इसको लगाएं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। पशु चालित ब्लेड हैरो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान कतार में लगी हुई कपास, मक्का और शलजम जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई तथा आलू एवं मूंगफली की कुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 0.5 से 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। हमसे मुखातिब हैं एक ऐसे कामयाब किसान जो हमें बताएंगे अपने सफल कृषि कार्यों का हाल। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कामयाब किसान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने फसलों की साधारण उपज को असाधारण बना दिया। इसके लिए ये खेत की तैयारी से लेकर फसल तैयार होने तक सभी कार्यों के लिए एक खास रणनीति तैयार रखते हैं। और कई जगह से ट्रेनिंग लेके आज हम बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हम हर तरह का खेती कर रहे हैं। धान का श्री विधि से मेरीगोल्ड का खेती कर रहे हैं, और मेरीगोल्ड की खेती करके हम लगभग 50,000 हर वर्ष कमा रहे हैं। उसमें रंजय सर का महत्वपूर्ण योगदान था, जो हम लोग को काफ़ी मदद किए यहाँ के क्षेत्र के बारे में। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपए से 2,400 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,650 रुपए से 1,750 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 6,100 रुपए से 6,200 रुपए, दाल मसूर 5,500 रुपए से 5,600 रुपए, दाल चना 3,700 रुपए से 3,800 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,600 रुपए से 1,700 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन गंद्रू भाई, एक छोटा सा विराम ले लें। चलिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन,
हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जानकारी का पिटारा खोलेंगे? बिल्कुल, तो अब जानकारी का सिलसिला भी शुरू करना चाहिए जी। तो चलिए हम पहली जानकारी देने जा रहे हैं किसान भाइयों। आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो खरीफ फसलों के बारे में है और खरीफ फसलों में खास करके सब्जी फसल, बिल्कुल, जैसे बैगन, टमाटर। और किसान भाइयों के सामने एक समस्या आती है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं खेत में, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आज हम किसान भाइयों को ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपके टमाटर की खेती में, बैगन की खेती में या दूसरे अन्य सब्जियों की खेती में खरपतवार हो जाते हैं तो उसका नियंत्रण हम लोग कैसे करें। और जानकारी दे रहे हैं इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ विनोद कुमार पांडे जी। आज हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में जो सब्जियां लगती हैं उसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, और इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ चतरा के इंजीनियर विनोद कुमार पांडे जी। तो इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अभी बरसात का मौसम है और ऐसे में हमारे किसान भाई बहुत सारे सब्जियां लगाते हैं, लत्तेदार हों, पेड़ वाले सब्जी हों, तो उनमें प्रमुख समस्या आती है खरपतवार की। तो उसके नियंत्रण के लिए अभी हमारे किसान भाइयों को सस्ती और अच्छी जो मशीनें हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानकारी दें। बरसात के मौसम में सब्जियों में ही नहीं, हर जितनी भी फसल खरीफ के मौसम में, बरसात के मौसम में लगाई जाती है उसमें खरपतवार की समस्या आना स्वाभाविक है, जिसमें सब्जियां भी हमारी मुख्य हैं। सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले हम खेत की तैयारी इस प्रकार करेंगे कि उसी समय से हमारे खेतों में खरपतवार नियंत्रण हो सके। इसके लिए अच्छी जुताई हमारी होनी चाहिए। हमारे पास मिट्टी पलट हल है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध हैं, यहाँ से किसान ले भी जाते हैं गांव में अपने बैल से चलाने के लिए, और उसके बाद देसी हल से बहुत अच्छी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद जो है आपकी काफ़ी हद तक समस्या जो है, खरपतवार की समस्या जो है काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। देखिए, खरपतवार के लिए वीडिसाइड का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा कारगर हम नहीं समझते हैं, क्योंकि उससे जो है खेत की जो हमारी मिट्टी है उस पर भी उसका काफ़ी बुरा प्रभाव देखा गया है। इसलिए जो है, जो हमारा मैकेनिकल प्रयोग है, यंत्र का जो प्रयोग है, वो सबसे ज़्यादा कारगर देखा गया है। तो इसमें जो है, जब खेत की तैयारी हमारी अच्छी हो जाती है उसके बाद जो है हम कोई भी सब्जी लगाते हैं, भिंडी हो, टमाटर हो, बैगन हो, खरीफ में जो भी हमारी भी सब्जियां लगती है, जब हम उसमें उसके बाद भी खरपतवार उसमें आते हैं तो उसके लिए हमारे पास कई तरह के छोटे छोटे कृषि यंत्र हैं। देखिए, मैकेनाइजेशन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम बड़े यंत्रों का प्रयोग करें। बड़े यंत्र का प्रयोग करना ही मैकेनाइजेशन नहीं है। मैकेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जो है छोटे यंत्र से भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके, वो मैकेनाइजेशन है जी। तो हमारे किसान भाई को बताइए कि वो छोटे यंत्र हैं क्या और उसका उपयोग कैसे करें। हाँ, तो हमारे पास जो है छोटे किसान अपने हाथों से चला सकते हैं। मानव चालित कृषि यंत्र हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्ध हैं, और किसानों को हम लोग ऑन फार्म ट्रायल के तहत, FLD के तहत जो है उनको दिया जाता है, और उससे हम लोग जो है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करवाते हैं, खेतों में चलवाते हैं और दिखाते हैं। उसमें हमारे पास मुख्य रूप से जो है वो फिंगर हो है, क्रिसेट हो है, ग्रबर है, एक नया आया है ग्रबर में भी ही व्हील लगा दिया गया है, पहिया लगा दिया गया है। इसके अलावा व्हील हो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, हम उसको हम दिल्ली IIRI से लाए थे और उसको यहाँ पे यहाँ मार्केट में उसको बनवाए थे, और किसानों को बहुत सारा उसका हम लोगों ने प्रयोग कराया था कि ग्रेबर हो बनाए हैं। तो ये सब होते कैसे हैं और हमारे किसान भाई को ये उपलब्ध कहाँ से होंगे जी। इसे देखिए, इसे ये फिंगर हो है, बहुत छोटा सा कृषि यंत्र है, वो उसमें 5 जो है वो फिंगर के आकार के उसमें निकले रहते हैं, जिसको किसान जो है झुक करके उससे निकौनी कर सकता है। जिससे कि खेतों में देखते हैं कि बरसात के मौसम, जब बरसात ख़त्म होती है तो पपड़ी पड़ जाता है, वो पपड़ी को तोड़ने के लिए, हल्की कुड़ाई करने के लिए फिंगर हो जो है काफ़ी सहायक है। इससे जो है किसान जो है एक दिन में एक किसान जो है कम से कम 2 से 3 कट्ठा की निकौनी कर सकता है। क्रिसेट हो है, जो हमारी सब्जियां बहुत पास पास लगी रहती है, जिसकी कतार से कतार की दूरी जो है बहुत कम रहती है, उसमें जो है फिंगर हो काफ़ी काम करता है। इसमें एक इसका फाल निकला रहता है और उससे जो है हम निकौनी करते हैं। गेहूं के लिए भी बहुत कारगर है क्रिसेट हो। ये IRI का ये अनुसंधान है, IRI जो नई दिल्ली में है,
तो उससे गेहूं की फसल की निकौनी कर सकते हैं। और जो सब्जियां हमारे पास पास लगी रहती है, जिसकी कतार से कतार दूरी काफ़ी कम होती है, उसके लिए बहुत कारगर है। ग्रबर है, ग्रबर में इसमें 3 फाल होते हैं, इससे हम निकौनी करने में काफ़ी सहायक हुआ है। ये आपका भिंडी हो, टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, यहाँ तक कि देखा गया है कि ये मक्का में, बरसाती मक्के में भी ये बहुत अच्छा कारगर काम किया है। हम तो कई साल से इस ग्रबर को हम चलवा रहे हैं। इसमें बहुत किसान जो है इसको पसंद कर रहे हैं। ये करीब जो है एक किसान जो है एक दिन में ये इसे 6 से 7 कट्ठा जो है आप निकौनी कर सकते हैं। उसमें एक और नया आया है, अभी मैं पिछले साल उसको लाया रांची से। रांची में इसकी एक कंपनी है R&C कंपनी, जो हटिया के टुपुदाना में स्थित है। वहाँ ये सारे यंत्र बनते हैं और वहाँ से हम लोग भी लाते हैं। हम लोग अपनी सलाह भी वहाँ देते हैं कि किस तरह के यंत्र की किसानों को आवश्यकता है। उसमें से हमने एक ग्रबर में पहिया लगा हुआ एक ग्रबर हमने लाया, उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हमने देखा है कि जो क्षमता जो 6 से 7 कट्ठा थी ग्रबर की, वो इसमें बढ़ गई है। ये करीब जो है 1 कट्ठा इसमें हमने देखा है कि 1 कट्ठा इसकी क्षमता जो है बढ़ गई है। और ये भी पिछले साल से इस पर हम काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इसके अलावा व्हील हो है, ये IARA का है। ऐसे तो इसका अनुसंधान जो है CIA भोपाल में हुआ था, लेकिन हमने इसको दिल्ली से इसको लाया था विशेष रूप से यहाँ के किसानों के लिए। और यहाँ पर हमने मार्केट में इसको बनवाया था और किसानों के बीच वितरित किया था। वो भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है व्हील हो। और व्हील हो से भी आप जो है, इसमें तो 1 फाल होता है, इसमें भी व्हील लगी होती है। से ग्रबर में 3 फाल होते हैं, इसमें 1 फाल होते हैं, तो इसकी क्षमता कुछ कम होती है। इसकी क्षमता जो है ये करीब आपका 6 कट्ठा के आसपास होती है। एक दिन में एक किसान जो है 6 कट्ठा तक निकौनी कर सकता है। तो व्हील हो भी काफ़ी कारगर है। इसके अलावा हैंड हो है, ड्राई लैंड वीडर है। तो बहुत तरह के कृषि यंत्र हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है और किसानों के बीच उसका हम लोग समय समय पे उसका प्रशिक्षण करते हैं, उसको चलवाते हैं और उससे किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और उससे सबसे बड़ी चीज़ हमने ये देखा है कि उसमें जो है उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी कम हुआ है। कि सबसे ज़्यादा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो निराई गुड़ाई में खर्च होता है। इंजीनियर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी और हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी मिल गई। अब कुछ और जानकारी? अजी हमारे कारू दादा आए तब तो। अरे कारू दादा आके कब से खड़े हैं? कारू दादा जोहार जोहार जोहार। बहुत शुभकामना आपको भी 15 अगस्त की। हाँ, ये तो आज हम लोगों का 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। बिल्कुल। आज हम लोग आज़ाद हुए थे। झंडा फहराया कि नहीं? एकदम लड्डू भी खाए। अब ये बात हम किसान भाई से पूछेंगे कि लड्डू खाए कि नहीं आज। अरे किसान भाई तो लड्डू खाए ही, बाल बच्चों को भी खिलाए, हम भी अपनी बेटी को खिलाए। आप भी को देखे थे हम, वो झंडा लेकर के आपका बच्चा दौड़ रहा था। हाँ, तो स्कूल गए थे हम बच्चे के साथ। स्कूल में हम जानते हैं हमारे गाँव में तो स्कूल में ही फहराया जाता है। देखिए, सवाल है कि आज़ादी मिलने के बाद जो बात हम लोगों का है कि किसान ही सबसे ज़्यादा समृद्ध और सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल, कि हमारी 80% जो आर्थिक स्थिति चाहे आबादी वो किसान कृषि कार्य पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। और हम तो कहते हैं दादा कि तमाम दुनिया में अगर विकास चाहिए तो कृषि को विकसित करना होगा, किसानों का विकास करना होगा। और किसान जब तक विकास नहीं करेगा तब तक हमारा विकास संभव है ही नहीं। और किसान विकास उस समय करेगा जब उसकी फसल अच्छी होगी। चलिए, इसी बात पे मेरे पास एक बात आई है। अभी जो हम आ रहे थे तो हम लोग अभी तो मकई लगाए टाण में, जान ही रहे हैं। तो ये रहा कि अभी जब हम लगाए हैं इस टाण में मकई, तो उसका देखभाल कैसे होगा, उसका प्रबंधन कैसे होगा, इसके बारे में बताया जाता है। जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे विशेषज्ञ हाजिर हैं आपके जवाब देने के लिए। चलिए, ठीक है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं CS सिंह जी। आइए जानकारी लेते हैं उनसे। किसान भाइयों, आज के अंक में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मक्का फसल के समसामयिक प्रबंधन के विषय में। हमारे साथ मौजूद है वैज्ञानिक CS सिंह सर। साहब, सबसे पहले ये बताइए कि खरीफ मक्का जो अभी लगी हुई है, जो किसान लेट से काफ़ी देरी से भी लगाए हैं, तो उसमें समसामयिक प्रबंधन वो कैसे करें? किसान भाई, जो भी खरीफ मक्का लगाना है 30 जून तक, हम लोग कहते हैं कि 30 जून तक खरीफ मक्का लगा देना चाहिए। लेकिन मक्के की फसल झारखंड राज्य में किसान भाई तीनों मौसम में कभी भी ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में
किसान भाई मक्का ना लगाएं, क्योंकि उस समय ज़मीन ठंडी हो जाती है और अंकुरण कम होता है। तो अगर किसान भाई सूखे की जैसे वर्तमान में स्थिति बन रही है, अगर सूखे की स्थिति हो रही है और पानी कम हो रहा है, तो उसकी धान की जगह पे अगर मीडियम लैंड उनका है तो उसमें वो मक्के की फसल पैदा करके अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी वो मक्के की फसल ले सकते हैं। इसके लिए कई तरह की किस्में हमारे पास हैं, जैसे BVM 2 है जो 80 दिन में तैयार हो जाती है, BM 1 है जो 85 से 90 दिन के बीच में तैयार हो जाती है, स्वान है करीब 100 दिन में तैयार हो जाती है और HQPM 1 है जो 110 दिन में तैयार हो सकती है। तो अगर उनको रबी में दूसरी कोई फसल लेनी है तो वो उस तरह की प्रजाति का चुनाव करके अपने खेत में लगा सकते हैं, ताकि समय पर उनका खेत रबी के लिए खाली हो जाए और वो इस खरीफ के मौसम में जो वर्तमान में सूखे की स्थिति है उसमें भी वो कुछ न कुछ प्राप्त कर सके। जो किसान भाई इस समय फसल लगा चुके हैं उनको चाहिए कि इस समय जैसा है मौसम बन रहा है उसके अनुसार अपने इसमें जैसे खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पानी पड़ रहा है फिर रुक जा रहा है, ऐसी स्थिति में घास बहुत ज़्यादा होती है और खरपतवार से मक्के को अगर 40 दिन तक नहीं बचाया जाएगा तो उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा गिरता है। तो किसान भाइयों को इस खरपतवार से शुरू के दिनों में निजात पाने के लिए एट्राजीन नामक एक केमिकल है, उसको उनको प्रयोग करना चाहिए। एट्राजीन बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, अगर उसको वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करते हैं। उसका बुआई से 2 से 3 दिन के अंदर उसका छिड़काव कर देना चाहिए। बाद में भी अगर उसका छिड़काव कर रहे हैं किसान भाई तो उससे मक्के की फसल को कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि मक्के की फसल में जैसे ही एट्राजीन अंदर मक्का लेता है उसको, तो उसके अंदर इस तरह की रासायनिक क्रिया चलती है कि वो एट्राजीन के केमिकल को तोड़ देता है, जबकि दूसरे खरपतवार या दूसरी कोई भी पौधा होगा वो उसके अंदर एट्राजीन जाते ही उसको वो मार देता है। तो इस तरह से मक्के की फसल को वो बचा सकते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर मक्के की फसल लग गई है तो अगर वो एट्राजीन का स्प्रे नहीं किया है तो एक बार निराई गुड़ाई ज़रूर खेत की कर दें और 25 से 30 दिन पे मक्के की फसल में यूरिया देके मिट्टी चढ़ा दें। इससे उनको मक्के की फसल को खरपतवार की समस्या से निजात मिलेगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, क्योंकि घास के कारण ही किसान भाई हमारे झारखंड राज्य में 18 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर की जो उपज पाई गई है, जबकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल फील्ड में 60 से 80 क्विंटल तक खरीफ के मौसम में उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो अच्छा प्रबंधन करके किसान भाई बहुत ज़्यादा मक्के से मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इस मौसम में जैसा कि मौसम है इसमें कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो कीट से भी उनको बचाव करना चाहिए। आगे ये बता दीजिए कि कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से कीट का प्रकोप होता है खरीफ मक्के में? खरीफ मक्के में सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है वो तना भेदक कीट है, जिसको काइलो के नाम से हम लोग जानते हैं। काइलो का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इससे बचाव के लिए शुरू में ही किसान भाइयों को चाहिए कि जब पौधा 4 पत्ती की अवस्था में पहुंचता है तो उस समय फ्यूराडान ग्रेन्यूल्स जो बहुत सस्ता मिलता है बाज़ार में, ये आसानी से उपलब्ध है और बहुत सस्ता है, और उसका 8 से 10 दाना पौधे की गाभा में उसको डाल देना चाहिए जब 4 पत्ती की अवस्था होती है। अगर उसके बाद भी काइलो का प्रकोप दिखाई देता है, जिस समय नर मंजरी निकल रही है, तो उस समय अगर काइलो का प्रकोप दिखाई देता है तो किसान भाइयों को इमिडा क्लोरोपिड नामक एक दवा है जिसका प्रयोग करना चाहिए। उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर देने से उनको काइलो के प्रकोप से निजात मिल जाएगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। ये बताइए कि कीट अगर लग चुका है तो ऐसे में क्या प्रबंधन करेंगे किसान भाई खरीफ मक्के को कीट से बचाने में? जैसा मैंने बताया कि अगर कीट लग गया है तब तो उनको इमिडा क्लोरोपिड नामक जो दवा है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर शुरुआती अवस्था में भी अगर कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है कि कीट लग चुका है तो इमिडा क्लोरोपिड नामक दवा का तुरंत वो छिड़काव करें, क्योंकि काइलो पूरा फसल बर्बाद कर देगा उनका। अगर शुरुआती में जैसा अगर कीट नहीं लगा हुआ है तो हम बचाव के लिए फ्यूराडान ग्रेन्यूल्स का प्रयोग करते हैं, जो 8 से 10 दाना उसकी गाभा में डालते हैं। खरीफ मक्के में समसामयिक प्रबंधन के विषय में और क्या आप जानकारी देना चाहेंगे किसान भाई? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि किसान भाई कम उपज इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वो उर्वरक का सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। मक्का की फसल को बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत होती है, तो किसान भाइयों को ज़्यादातर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा जरूर प्रयोग करनी चाहिए। अगर पौधे में उनको पीलापन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि पीलापन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है और नाइट्रोजन का तुरंत उनको
प्रयोग करना चाहिए। 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा मक्के के लिए सफिशिएंट है, अगर वो हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई। अगर वो कंपोजिट लगा रहे हैं तो 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करें। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि शुरुआती बेसल में शुरू में DAP और 1/3 यूरिया और पूरी पोटास की मात्रा किसान भाइयों को बुआई के समय के दे देते हैं, लेकिन बुआई के बाद वो नत्रजन की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो मिट्टी चढ़ा रहे हैं उस समय और तथा नर मंजरी निकलते समय एक बची हुई 2/3 मात्रा को 2 भागों में बांटकर उस समय उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे नत्रजन का भरपूर पौधे इस्तेमाल करेंगे, उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खरीफ मक्का में समसामयिक प्रबंधन, उसमें लगने वाले खरपतवार, उसके प्रबंधन और कीट और उसके प्रबंधन के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी जानकारियों से लाभान्वित होंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी। और हम अपने किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, आज ज़रूरत है कि हम नए तकनीक से खेती करें और हमारे विशेषज्ञ जो आपको जानकारी देते हैं उस तकनीक का इस्तेमाल आप अपनी खेती में ज़रूर करें। तो अब हम अपने किसान भाई बहनों को कहीं ले जाना चाहेंगे। चलिए IMD पुणे चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, साथ ही तकरीबन 15 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा का बहाव उत्तर से पश्चिम की ओर होगा और इसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज का संभावित अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अगले कुछ दिनों में बारिश की अच्छी संभावना है। इसे देखते हुए किसान भाई मध्यम और निचली जमीन में ऊपरी जमीन से पानी का बहाव रोपा वाले खेत में करें। किसान धान रोपाई करने से पहले अच्छी तरह से कादो कर लें, वरना खेत में पानी नहीं रुकेगा और खरपतवार की समस्या भी बनी रहेगी। आगात आलू और मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करें और साथ ही साथ अच्छे किस्म के बीज और उर्वरक का भी प्रबंध कर लें। ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन आपका काम बाकी रह गया। फटाफट कागज कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 83400। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। और इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।